दिया हुआ है ना यार मैंने ऑप्शन। आईटीसी में, तो आईटीसी में यहाँ पे हमारा मुद्दा ये था समझने का, इनपुट क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है, क्या कहते हैं, इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये तीनों चीज आपको समझनी थी, ये आपने समझ लिया। अब ये क्या कह रहा है, आप सेक्शन 16 बताता है एलिजिबिलिटी और कंडीशन। एलिजिबिलिटी क्या है, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, और कंडीशन क्या, एलिजिबिलिटी आप रजिस्टर्ड है, बीइंग ए रजिस्टर्ड पर्सन यू हैव परचेज द गुड्स और द सर्विसेज and you have paid the tax on such purchase. Being registered person, you have purchased the goods and services and you have paid the tax on such goods or services. अगर ये है, अगर आप गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आपने टैक्स पे किया है तो आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है। बट योर एलिजिबिलिटी डज नॉट मीन कि नाउ यू विल अवेल द क्रेडिट। व्हाट आई मीन टू से कि once you are eligible you can avail the credit but you need to satisfy further conditions। कुछ conditions हैं जो कि आपको satisfy करने पड़ेंगे। पिछले दिनों मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल ये था, मैंने आपको बोला था कि इफ यू आर ए ग्रेजुएट यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द यूपीएससी एग्जाम। तो एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन द यूपीएससी एग्जाम इज ग्रेजुएशन, कि ग्रेजुएशन होना ही होना चाहिए तभी आप अपीयर हो सकते हैं। बट एग्जाम में अपीयर होने की वजह से आप यूपीएससी की, मतलब यू विल बिकम एन आईएएस, इट्स नॉट नेसेसरी। टू बी एन आईएएस देयर इज नीड टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन ऑफ द यूपीएससी और एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। तो ये कंडीशन है, एलिजिबिलिटी और कंडीशन। एलिजिबिलिटी है प्राइमरी फेज, कंडीशन है आपको फर्दर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं। जो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने हैं वो कहां दिए गए हैं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कही गई है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में, पता नहीं उस दिन मैंने आपको ये बात बताई थी या नहीं बताई थी, अभी मुझे याद आ गया आपको बताते बताते, तो अभी मैं उसे रिपीट कर देता हूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं बताई होगी तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अच्छा, सेक्शन 16 में जो एक नई बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसका आंसर आपको अपने मन से देना है। फर्ज कीजिए कि मैं मोबाइल का ट्रेडर हूं, मैंने 10 मोबाइल परचेस किया। आप इस एग्जांपल को नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक पर। सपोज आई एम ए ट्रेडर ऑफ मोबाइल, आई हैव बॉट 10 मोबाइल्स, 10 मोबाइल मैंने परचेस किया, 10 मोबाइल्स एट ₹1000 ईच, हर मोबाइल के ऊपर, मतलब 1000 रुपए का एक मोबाइल मैंने परचेस किया। जीएसटी अलग से मैंने, यानी कि अदर देन ₹1000 जीएसटी 10% का मैं पे कर रहा हूं। वैसे 10% की कोई जीएसटी है नहीं, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कैलकुलेशन कि 10% के हिसाब से मैं जीएसटी पे कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक मोबाइल के लिए मैं 1100 रुपये इन टोटलिटी में पे कर रहा हूं, 1000 रुपये मोबाइल की कॉस्ट और 1000 रुपये जीएसटी, ये मैं पे कर रहा हूं। अब क्या हुआ कि मैंने 4 मोबाइल सेल कर दिए, मैंने 4 मोबाइल सेल किए और एक मोबाइल मैंने 1500 रुपये का सेल किया, और उसके ऊपर जो सेल मैंने किया, तो मान लेते हैं जीएसटी का मोबाइल परचेस किया था, मोबाइल ही सेल कर रहा हूं, तो जीएसटी का रेट तो सेम रहेगा ना, जिस रेट पर मैंने परचेस किया था मोबाइल, उसी जीएसटी रेट पर मैं मोबाइल जब सेल करूंगा तो वही जीएसटी लगेगी, क्योंकि कॉमोडिटी अगर सेम है, गुड्स अगर सेम है, तो जीएसटी का रेट सेम होगा, तो 10% जीएसटी। मतलब मैं जो सेल कर रहा हूं, मैं जो सप्लाई कर रहा हूं, उसके ऊपर जीएसटी लग रही है 10%, लेकिन 10% किसका, 1500 का। और मैंने जो परचेस किया था उसके ऊपर भी जीएसटी लगी थी, कितना, 10%, लेकिन 10% किसका, 1000 रुपये का। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब मैंने 4 मोबाइल सेल किया, 1500 रुपये की एक मोबाइल, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी मेरी, मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी, 4 मोबाइल 1500 रुपये का एक, तो 4 मोबाइल की कीमत कितनी हो गई, 6000 रुपये, और 6000 रुपये का 10% यानी कि 600 रुपये मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। बात समझ में आ रही है आपको, 600 रुपये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी है, मैंने 10 मोबाइल परचेस किया था, तो 10 मोबाइल में एक मोबाइल कितने का था, 1000 रुपये का, और उसके ऊपर जीएसटी का रेट कितना था, 10%,
तो परचेस करने के टाइम पर एक मोबाइल पर मैंने 100 रुपए की जीएसटी पे की थी, तो 10 मोबाइल के ऊपर मैंने कितनी जीएसटी, 10 मोबाइल के ऊपर कितना जीएसटी पे किया होगा, 1000 रुपए का। यानी कि अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी आउटपुट लायबिलिटी है 600 रुपये, आउटपुट लायबिलिटी 600 रुपये, और इनपुट मेरे पास कितने का है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 1000 रुपये का है। ठीक है। अब सपोज क्या हुआ कि जब मुझे पे करना है, जीएसटी पे करना है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, पहले ही हम लोगों ने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में कर लिया है, वैट के कॉन्सेप्ट में, कि ऐसा कोई भी टैक्सेशन सिस्टम जिसमें कि वैट इंप्लीमेंटेड है, उसमें हम टैक्स कैसे पे करते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स 600 रुपया और इनपुट टैक्स 1000 रुपये। तो हमें कोई टैक्स पे करना है या नहीं पे करना है। लेकिन इससे पहले कि हमें कोई टैक्स पे करना है या नहीं पे करना है, इससे पहले एक क्वेश्चन और, मेरे से मेरा कंसल्टेंट ये कह रहा है कि भाई आपने 4 मोबाइल सेल किए हैं ना, तो 4 मोबाइल के ऊपर आपकी जीएसटी आउटपुट टैक्स कितनी हो गई, 600। तो आपको क्रेडिट भी जो मिलेगा केवल 4 मोबाइल का ही क्रेडिट मिलेगा। और 4 मोबाइल के ऊपर क्रेडिट कितना हो गया मेरा, एक मोबाइल के ऊपर 100 रुपए की जीएसटी, तो 4 मोबाइल के ऊपर कितना का जीएसटी मैंने पे किया, 400 रुपए का। तो मेरा कंसल्टेंट कह रहा है ऐसा है, 600 रुपये आपकी आउटपुट टैक्स है, उसमें से 400 रुपये का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, और 200 रुपये आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे बाय वे ऑफ बैंक। आपको क्या लगता है, कंसल्टेंट का ये व्यू सही है या गलत है? आप मेरी बात समझ पाए, मैंने क्या बोला आपको, कि भाई जितना मोबाइल आपने सेल किया है उतने की क्रेडिट आप लो, जितनी मोबाइल आपने सेल नहीं की है उतने की क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। डू यू थिंक इट इज करेक्ट इन लॉ? चलिए, आपको क्या पता है, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है लॉ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इट इज इनकरेक्ट। you are eligible to avail the ITC if you are registered and you have paid the ITC, you have paid the taxes on goods or services which has been used either for the purpose of the business or intended to be used for the purpose of the business। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दो चीजों के लिए, यानी कि आपको क्रेडिट कब मिलेगा, देखिए 3 कंडीशन हो गए क्रेडिट लेने के, एलिजिबिलिटी, 3 एलिजिबिलिटी। पहली एलिजिबिलिटी क्या थी, यू मस्ट बी रजिस्टर्ड। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या थी, कि यू मस्ट हैव पेड द टैक्स। और तीसरी एलिजिबिलिटी क्या हुई, कि यू हैव परचेज द गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द बिजनेस। मतलब अगर पर्सनल पर्पस के लिए आपने गुड्स परचेस किया है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉन बिजनेस पर्पस के लिए अगर आपने गुड्स या सर्विसेज परचेस किया है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आपको आईटीसी कब मिलेगा, ईदर तो आपने गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अब ये बड़ा डायलामा वाली बात है। यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ये बात तो समझ में आती है, intended to be used for the purpose of business, this is the dilemma। ये बात समझनी है आपको कि what do you mean by the intended to be used for the purpose of business। मैंने 10 मोबाइल परचेस किया था, 4 मोबाइल मैंने सेल कर दिया, तो जो 4 मोबाइल सेल कर दिया हम कह सकते हैं कि 4 मोबाइल इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। 4 मोबाइल सेल कर दिया तो 4 मोबाइल इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। व्हाट अबाउट द 6 मोबाइल्स, जो अलग से 6 मोबाइल रखे हुए हैं जो अभी मैंने सेल नहीं किए हैं, इनका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो गया उसका क्रेडिट तो मिलेगा, ये बात तो फाइनल है, बट जो बिजनेस पर्पस के लिए अभी यूज नहीं हुआ है उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो लॉ क्या कह रहा है, इफ योर इंटेंशन इज टू यूज द गुड्स और सर्विसेज इन द बिजनेस देन यू कैन अवेल द क्रेडिट। मतलब जो 6 मोबाइल रखे हुए हैं, अगर वो 6 के 6 मोबाइल आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए ही रखे हुए हैं तो फिर उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। लेकिन उस 6 में से 2 मोबाइल आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए रख लेते हैं, एक मोबाइल आप अपने लिए
एक मोबाइल आप अपने पेरेंट्स के लिए, 2 मोबाइल अगर आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए रख लेते हैं तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? एंड फॉलोइंग दिस लॉजिक, हम जो स्टॉक बच जाती है ना हमारे पास, जो क्लोजिंग स्टॉक बचती है, हम स्टॉक का भी क्रेडिट लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट लेते हैं। जो माल अभी नहीं बिका है उसका भी क्रेडिट हम क्लेम कर सकते हैं करेंट पीरियड में। क्यों? क्योंकि लॉ ये कहता है कि इफ यू हैव परचेज्ड, आप रजिस्टर्ड पर्सन है, आपने टैक्स पे किया है, और आपने जो टैक्स पे किया है और जो आपने परचेस किया है वो गुड्स या सर्विसेज आप बिजनेस के लिए यूज करेंगे, तो फिर आप क्रेडिट ले सकते हैं। बिजनेस के लिए या तो यूज करेंगे, या तो आपने बिजनेस और सर्विसेज के लिए यूज कर लिया, या फिर आप बिजनेस और सर्विसेज के लिए उसे यूज करेंगे, तो फिर आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। आपको ये दोनों वर्ड जो है ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है या कहीं नोट कर लेना है कि ईदर यूज्ड इन द बिजनेस और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है? इसलिए क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन अभी आगे आएगा, जब हम आपके साथ सेक्शन 17 करेंगे ना, तो वहां भी इस इंटेंडेड टू बी यूज्ड का मतलब समझ में आएगा। कुछ बातें हम वहां पे करेंगे इसको लेकर के। ये था सेक्शन 16 सब सेक्शन 1। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्या था? कंडीशंस फॉर अवेलिंग क्रेडिट। बिल्कुल तोते की तरह रट लीजिएगा इस कंडीशंस को, और खाली रटना नहीं है, समझना भी है। रटना नहीं है, इसको समझना भी है। और वो क्या क्या है कंडीशंस? पहला कंडीशन क्या था? आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। टैक्स इनवॉइस मींस टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। इट्स नॉट द वर्ड टैक्स इनवॉइस, इट्स द वर्ड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। यानी कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ये प्रूफ हो कि आपने टैक्स पे किया है। वो डॉक्यूमेंट आपका टैक्स इनवॉइस हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट आपका बिल ऑफ एंट्री हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट आपका डेबिट नोट हो सकता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूफ हो कि आपने टैक्स पे किया है एट द टाइम ऑफ द परचेज। बात समझ में आई? हमारे पास इनवॉइसिंग रूल्स है। इनवॉइसिंग रूल्स में ये बताया गया है कि कौन कौन सी इनवॉइस होती है। ठीक है? आपकी बिल ऑफ एंट्री हो सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप ये प्रूव कर पाए कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू हैव पेड द टैक्सेस। आपने टैक्स पे किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट। तो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए पहला। दूसरी बात क्या होनी चाहिए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट के बाद? गुड्स और सर्विसेज मस्ट हैव बीन रिसीव्ड। देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये गुड्स और सर्विसेज मस्ट हैव बीन रिसीव्ड। अभी आप पेपर ओपन करोगे ना, सुबह सुबह का न्यूज़पेपर, तो सुबह सुबह के न्यूज़पेपर में एक ना एक खबर आपको ऐसी जरूर मिलेगी जहां पे आपको पता चलेगा कि जीएसटी ऑडिट टीम ने या जीएसटी प्रिवेंटिव टीम ने या इन्वेस्टिगेशन टीम ने किसी के यहाँ रेड किया। क्यों रेड किया? बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन फेक इनवॉइसिंग। फेक इनवॉइसिंग का क्या मतलब होता है? फेक इनवॉइसिंग का मतलब है कि यू आर ट्रेडिंग इन द इनवॉइसेस। आपके पास कोई गुड्स नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? मतलब मैं लैपटॉप सेल नहीं करता हूं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी बना के रखी हुई है, उसमें 10 लैपटॉप का बिल बनाया और आपको दे दिया। 10 लैपटॉप का 10 लैपटॉप का बिल बनाया और आपको दे दिया। ये जो 10 लैपटॉप का बिल बनाया आपको दे दिया, तो क्या हुआ? मैंने लैपटॉप तो मैं सेल करता ही नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको वो बिल दे दिया। तो वो बिल दे दिया तो मैंने तो सेल इंक्रीज कर ली, यानी कि मेरा इनकम हो गया। आपने क्या किया? आपने अपने एक्सपेंस में से उसको रिड्यूस कर लिया, यानी कि आपका एक्सपेंस हो गया। आप उधर से आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। आप वो आईटीसी, अच्छा लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि वो सामने वाला आईटीसी क्लेम कर रहा है, वो हमें प्रॉपरली जीएसटी पे भी कर रहा है। मैं जीएसटी मतलब जीएसटी जो है वो प्रॉपरली जमा भी हो रही है, मतलब जीएसटी का सारा काम हो रहा है। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फ्लेटिंग समवन। दो लोग हैं मार्केट में, एक वैसे लोग जो कि अपनी इनकम को इन्फ्लेट करना चाहते हैं, एक वैसे लोग जो कि अपनी एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट करना चाहते हैं। एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, बैंक ने उनको एक नोटिस भेजा कि भाई साहब आपकी स्टॉक तो बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि आपकी स्टॉक गड़बड़ है इसलिए मैं आपकी सीसी लिमिट को क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ। या आपकी सेल गड़बड़ है, आपकी टर्नओवर आपकी बिल्कुल रिड्यूस हो गई है, तो पिछली बार आपकी टर्नओवर अच्छी थी तो मैंने आपको इतने की सीसी दी थी,
अभी इस बार आपकी टर्नओवर रिड्यूस हो गई है तो आपकी सीसी लिमिट में रिड्यूस कर रहा हूं। अब वो बेचारा क्या करे, वो सेल जबरदस्ती कहां से करे? तो वो एक ऐसा बंदा ढूंढता है जो कि कमीशन के ऊपर या फिर जो अपनी परचेज लेना चाहता है वो फेक इनवॉइसिंग करता है उसके ऊपर। संजय अभी क्लास नहीं शुरू हुई है, मैं थोड़ी देर में करूंगा आप लोगों को। नहीं उसको लाना ही जाना पड़ेगा। नहीं, वो फोन करो ना, वो आ जाएगी। ठीक है, एक बार फोन करो ना। ठीक है, तो ये फेक इनवॉइसिंग, तो इस फेक इनवॉइसिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बोला क्या कि भाई ये नहीं चलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट हैव बीन रिसीव्ड। अगर आप गुड, और मैं आपको बताऊं, हम आपके साथ आगे करेंगे सेक्शन 132 एंड सेक्शन 139, विदाउट अवेलिंग द गुड्स ऑफ सर्विसेज, गुड्स ऑफ सर्विसेज को अवेल किए बिना यदि सिर्फ और सिर्फ परचेज इनवॉइस के बेसिस पर आप एंट्री कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट अवेल कर लेते हैं, तो दैट शैल बी रिगार्डेड एज इलीगल। वो क्रिमिनल ऑफेंस में आ सकता है जीएसटी में। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब ये हुआ कि यू कैन बी अरेस्टेड फॉर दैट, प्रोवाइडेड योर क्वांटम ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ द फेक इनवॉइस एक्सीड्स ए स्पेसिफाइड लिमिट। तो एक तो ये बात हो गई। तो गुड्स और सर्विसेज मस्ट हैव बीन रिसीव्ड, ये आपको, और ये आपको प्रूफ करना है डिपार्टमेंट को बियॉन्ड द डाउट कि देखो जी मैंने गुड्स और सर्विसेज रिसीव की है, ई वे बिल के थ्रू, बिल्टी के थ्रू, स्टॉक रजिस्टर के थ्रू, जॉब वर्क कार्ड के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपको प्रूफ करना है बियॉन्ड द डाउट। डिपार्टमेंट तो कहेगा भैया मैं तो ये मानता हूं कि आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव ही नहीं किया है, आपने जबरदस्ती क्रेडिट ले लिया है। अब आप प्रूफ करो कि आपने गुड्स और सर्विसेज लिया हुआ है। बात समझ में आई? तो गुड्स और सर्विसेज मस्ट हैव बीन रिसीव्ड। टैक्स मस्ट हैव बीन पेड बाय द सप्लायर, जो आपका सप्लायर है जिससे आपने गुड्स परचेस किया उसने टैक्स पे किया हो। रिटर्न मस्ट हैव बीन फाइल्ड, रिटर्न फाइल्ड होनी चाहिए। ये चार कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करेंगे तभी आप क्रेडिट ले सकते हैं, अदरवाइज आप क्रेडिट नहीं ले सकते। ध्यान से यहाँ पे ये भी बात सुननी है, आपने टैक्स पे किया या नहीं पे किया उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपने जिससे परचेस किया है उसने टैक्स पे किया है कि नहीं पे किया है। क्योंकि उसने टैक्स पे नहीं किया और आपने क्रेडिट ले लिया तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया ना। गवर्नमेंट तो कहती है वो अगर टैक्स पे करेगा 100 रुपए का तो मैं आपको 100 रुपए का क्रेडिट दूंगा। अब गवर्नमेंट को नुकसान क्या हुआ कि उसने तो टैक्स पे किया नहीं 100 रुपए का, आपने 100 रुपए का क्रेडिट ले लिया। बात समझ में आई? तो ये था सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। 3 क्या कहता है भाई, ये जो आप आईटीसी अवेल करेंगे, आईटीसी अवेल करने की डेट क्या डेट होगी? सितंबर से पहले का अगर इनवॉइस है तो सितंबर का जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ड्यू डेट, ठीक है, सितंबर का जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उस दिन आप क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई इनवॉइस 10 जुलाई की है तो 10 जुलाई और आप भूल गए उसका क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट अवेल करना भूल गए आप उसका, कोई बात नहीं है, भूल गए तो आप सितंबर की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे ना तो सितंबर की रिटर्न तक आपके पास टाइम है, आप क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। और सितंबर के बाद का अगर परचेज इनवॉइस है तो आप कब तक क्रेडिट अवेल कर सकते हैं? अब यही बात मुझे आपको समझानी थी कि अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। हम अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन के ऊपर आपसे बात करेंगे। 6 मिनट अपने पास बचे हुए हैं। जिस जगह अधूरी बात में अगर बात ब्रेक हो जाए तो बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे। मैं इमीडिएटली विथ इमीडिएट इफेक्ट में आपको नया लिंक शेयर करूंगा, उस नए लिंक पर आप मेरे साथ खुलेंगे। ठीक है, अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन, इसका मतलब समझिए क्या है। आईटीसी अवेल करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। आईटीसी अवेल करने का मतलब ये हुआ कि आपने उसे अपना एसेट्स बना लिया। आपको याद है ना, मैंने आपको एंट्री करवाई थी इनपुट टैक्स की, वैट में परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, इनपुट टैक्स को डेबिट करते हैं, टू पार्टी। तो ये जो एंट्री आप करते हैं ना आईटीसी को जो डेबिट करते हैं, यानी कि जब आप आईटीसी जो आप टैक्स पे किया होता है आपने परचेज के ऊपर, उसे जब आप अपना एसेट्स बना लेते हैं देन इट इज कॉल्ड अवेलमेंट। दिस मीन्स treating the tax paid on inward supply of goods and services in our books is known as the availment. इसको बोलते हैं हम लोग अवेल करना।
और जब उस एसेट्स को हम यूज करते हैं अपनी आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए, देन इट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन। ठीक है, अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन इन दोनों का पॉइंट ऑफ टाइम अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। हमने अवेल आज किया, मान लो कि 10 मोबाइल अगर हमने आज परचेस किया, तो हम उसकी यूटिलाइजेशन हो सकता है कि आज करें, या फिर जिस दिन हम उस मोबाइल को इस महीने परचेस किया और अगले महीने हम सेल कर रहे हैं, तो हमने अवेल एसेट्स तो आज क्रिएट कर लिया, लेकिन यूटिलाइज करेंगे अगले महीने। बात समझ में आई कि नहीं? यूटिलाइज करेंगे तो अवेलमेंट का टाइमिंग अलग हो सकता है, यूटिलाइजेशन का टाइम अलग हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, सेक्शन 16(3) क्या कहता है कि अवेलमेंट, अच्छा सेक्शन 16(3) सब सेक्शन 3 पर जाने से पहले एक चीज और, सर एक बात बताओ, मान लो कि जनवरी में 10 जनवरी को हमने कोई गुड्स परचेस किया, या 10 जनवरी को हमारे पास 10 परचेज इनवॉइस आई, 10 परचेज इनवॉइस आई, उसमें से 9 परचेज इनवॉइस की तो हमने बुक्स में एंट्री कर ली, 9 परचेज इनवॉइस की हमने बुक्स में एंट्री कर ली, एक परचेज इनवॉइस की एंट्री हमने बुक्स में नहीं की, हम भूल गए उसका एंट्री करना, भूल गए, दिमाग से उतर गया या मिस हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हो सकता है, एक एंट्री हमसे छूट गई, जो एंट्री हमसे छूट गई परचेज इनवॉइस, उसके ऊपर सपोज 10,000 का आईटीसी था, तो अगर हमने जनवरी में भूल गई और 10,000 की कम आईटीसी हमने बुक की है, तो क्या हम ये आईटीसी फरवरी महीने में बुक कर सकते हैं, या मार्च महीने में बुक कर सकते हैं, या एक बार भूल गए तो वो आईटीसी मेरा डूब गया? इसका मतलब लीगल ट्रीटमेंट क्या है? परचेस की इनवॉइस हमें बाद में, जनवरी की इनवॉइस थी, हमें मई में दिखा कि यार ये इनवॉइस तो हमने जनवरी में बुक ही नहीं किया था, तो क्या मई में जिस दिन मेरे नजर में वो इनवॉइस आई, क्या हम उसका क्रेडिट बुक कर सकते हैं या बुक नहीं कर सकते हैं? बात समझ में आ रही है आपको? अब एक बात समझिए, अवेलमेंट का लीगल इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू, अब लॉ क्या कहता है, लॉ समझिए पहले। लॉ ये कहता है कि नहीं, आपसे अगर कोई इनवॉइस छूट गई तो आप उसका क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। मैं यूटिलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अवेलमेंट की बात कर रहा हूं। यूटिलाइजेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं है, एक बार किसी चीज को हमने अपना एसेट्स मान लिया, तो उसके बाद मेरी मर्जी है कि मैं उस एसेट्स को कब यूज करूंगा। तो यूटिलाइजेशन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, पाबंदी किसके ऊपर है? एसेट्स, अवेलमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपसे कुछ छूट गया तो आप उस आईटीसी का अवेलमेंट कर सकते हैं, लेकिन विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम में अगर आपको आपकी गलती पता चल गई तो आप उसका क्रेडिट अवेल कर लीजिए, अनरीजनेबल टाइम में नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपका क्रेडिट गवर्नमेंट की इनफ्लो को इफेक्ट करता है, आपका क्रेडिट गवर्नमेंट की इनफ्लो को इफेक्ट करता है। आप अगर ज्यादा क्रेडिट लेंगे तो गवर्नमेंट का इनफ्लो कम होगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप विद इन रिजनेबल टाइम, आपको हम एक रिजनेबल टाइम दे रहे हैं, विद इन रिजनेबल टाइम अगर आपको पता चल गई आपकी गलती की, आपसे कोई परचेज इनवॉइस छूट गया है, तो उस रिजनेबल टाइम में आप उस गलती को सही कर सकते हैं, यानी कि क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर वो रिजनेबल टाइम क्या है? तो हम उस रिजनेबल टाइम के ऊपर बात करेंगे। 1 मिनट बची हुई है, तो 1 मिनट के बाद खुद ब खुद ये सेशन ड्रॉप हो जाएगी। तो मैं ये सेशन ड्रॉप कर रहा हूं और फिर से नया लिंक आप लोगों को भेज रहा हूं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल बने हुए रहना।